वेलकम बैक। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि कोई भी बैंक प्राइवेट नहीं होगा, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मिक्स्ड टाइप के रिएक्शंस मिले। कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो अच्छा है, कुछ लोगों ने कहा कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने जो कहा मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। सरकार एक भी बैंक को प्राइवेट नहीं कर पाएगी। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार प्राइवेट नहीं कर सकती, मैंने कहा सरकार प्राइवेट नहीं कर पाएगी। कर सकने के लिए सरकार को क्या चाहिए? लोकसभा में मेजॉरिटी, राज्यसभा में मेजॉरिटी, दोनों जगह मिल जाएगी। कोई ना कोई खरीदार मिल ही जाएगा। कर क्यों नहीं पाएगी? उसके पीछे के लॉजिक्स हैं। उसके पीछे का लॉजिक एक तो ये है कि जब पिछले 3 से 4 साल के अंदर इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल येस बैंक कोलैप्स करता हुआ बचा, जिसको सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बचाना पड़ा। पीएमसी कोलैप्स हुआ है, जिसके लिए अभी इस समय एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे गए हैं प्राइवेट कंपनी से। 5,500 करोड़ की एटलीस्ट आपको वैल्यू इन्वेस्ट करनी होगी, ऐसे डिमांड किया गया है। अदर देन दैट लक्ष्मी विलास बैंक का एग्जांपल हमारे सामने है। धनलक्ष्मी बैंक भी बीच में सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन अब ठीक है। तो जब ऐसे फाइनेंशियल सिनेरियो में सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी, चलिए ये तो बैंक्स की बात मैंने की, इसके अलावा इश्यूज़ क्या है? मेन इशू क्या है बैंकिंग सेक्टर का? बैंकिंग सेक्टर का मेन इशू है इस समय इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। इकोनॉमी में सिस्टम से पैसा बाहर तो गया है लेकिन अंदर नहीं आया है विद इंटरेस्ट। आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े नाम, नीरव मोदी है, विजय माल्या है, संदेशरा ग्रुप है, स्टर्लिंग ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम, रोटो मैकवेन है, ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स जिन्होंने पिछले कुछ समय में डिफ़ॉल्ट किया है फाइनेंस में। वही लोग हैं जो मेजॉरिटी अमाउंट होल्डर हैं इस कंट्री की वेल्थ के। आप भले उन्हें वेल्थ क्रिएटर कह दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि एक प्राइवेट सेक्टर काम सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करता है। सोशल सेक्टर में कभी प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं करेगा। सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए थे। ये बात सच है अपोजिशन वीक है, ये बात सच है गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी जिस देश में आपको हर साल चुनाव में जाना पड़ता हो, एक बहुत बड़ा वर्ग रिजर्व्ड कैटेगरी से आता हो वोट देने वालों का, उसमें आप अगर ऐसा डिसीजन लेंगे तो वो आपको सेटबैक करेगा, ये तय है। इसी देश के अंदर प्याज के ऊपर सरकारें गिरी हैं, और माफ़ कीजिएगा मनमोहन सिंह जी की 10 साल की ज़बरदस्त सरकार को लोकसभा में आज 2 मिनट में कह देते हैं कि मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार, 2 लाइन में कह देते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, सरकार बैंकों को प्राइवेट नहीं कर पाएगी। अब पिछले कुछ वीडियोज़ पे कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स बेसिकली वो कन्फ्यूजन है जिसके बेस पे मेरा वीडियो था, उनके बारे में मैं आंसर दूंगा। प्लीज़ बेयर विद मी। हो सकता है आपको मेरे आंसर्स ठीक ना लगे, हो सकता है आपको लगे कि मैं बंडल मार रहा हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप स्क्रॉल बैक कीजिए, मत देखिए मेरा वीडियो, मैटर ख़त्म। महेश प्रिंसी ने मुझे कहा है कि भाई मोटा भाई कुछ भी कर सकते हैं, धारा 370 हटा दी, बहुत बड़ी बात थी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स तो इंटरनल मैटर है। ये बात सच है कि 370 हटी है और वो सरकार का बहुत बोल्ड स्टेप था, उसको मैं भी अपने दिल की गहराइयों से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन 370 हटाने के बाद प्रेजेंट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट इसको हटाती, उसका आम जनता के बीच में जो इम्पैक्ट पड़ता वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट इस समय सिंपल, एक नरेशन बनाने में कितनी देर लगेगी, एक नैरेटिव सेट करने में कितनी देर लगेगी कि हाँ जिन कॉरपोरेट्स ने बैंक के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, हर दूसरे दिन लाखों हज़ारों करोड़ के विलफुल डिफ़ॉल्ट किए हैं, वही कॉरपोरेट जब मैनेजमेंट बोर्ड में बैठ के काम करेगा तो क्या वो आम जनता के लिए डिसीजन लेगा? पीयूष गुप्ता ने मुझसे पूछा कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेट कैसे हो गई। देखो पीयूष जी, एक तो सबसे पहली बात, अभी प्राइवेट हुआ नहीं है, प्राइवेट करेंगे। आरबीआई ने उसको खाली स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस या ऑडिट के लिए एक ईजमेंट हो जाए इसके लिए प्राइवेट बैंक डिक्लेयर किया है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस समय जो 51% स्टेक होल्डिंग है वो एलआईसी के पास है। एलआईसी अभी इस समय तक 100% गवर्नमेंट होल्डिंग है, तो टेक्निकली आईडीबीआई बैंक अभी गवर्नमेंट है। लेकिन इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि आईडीबीआई बैंक नेशनलाइज बैंक, बेसिकली नेशनलाइज बैंक नहीं है। आईडीबीआई बैंक एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है जो 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के एक्ट के अंडर बना था। ओवरऑल बात यह है कि 1969 और 1980 में जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें आईडीबीआई का नाम नहीं था। मिस्टर हुडी बाबा ने मुझे एक सजेशन दिया है और साथ में ज्ञान भी दिया। उन्होंने कहा है कि थैंक्स फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। एक फेक न्यूज़ फैलाने के लिए धन्यवाद, आपको अपने व्यूज़ मिल गए। तो सबसे पहले तो हुडी बाबा ये है कि ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने ये नहीं कहा है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन झूठ है, मैंने कहा है सरकार की इच्छा है, सरकार कर नहीं पाएगी, ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड माई एक्सपीरियंस आई कैन अश्योर यू, आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स, सरकार एक भी सरकारी बैंक को प्राइवेटाइज नहीं कर पाएगी अदर देन आईडीबीआई ऑफ कोर्स।
इसी तरह एक अरविंद माल्या ने मुझसे पूछा है कि जितने लोग प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं उनमें से कितने BSNL या MTNL को यूज़ करते हैं। तो माल्या जी, सबसे पहली बात तो ये है कि BSNL को नेचुरल डेथ नहीं हुई है, BSNL को मरने की कगार पर पहुंचाया गया है इंटेंशनली। 2016 के आसपास 4G फ्री दिया जाता है काफ़ी समय के लिए, तब भी BSNL को 4G नहीं मिलता। 17 में 3G से बदल के हर आदमी 4G पे चला जाता है। 18 करीब आप 4G और 2018, 19, 20 में आप कम्प्लीटली 4G के ऊपर डिपेंड होते हैं। 21 आते आते एप्पल लॉन्च कर देता है 5G के डिपेंड का फ़ोन, लेकिन BSNL आज भी उसी पुराने टेक्नोलॉजी पे 4G के तरफ नहीं पहुंच पाया। BSNL को इस मोमेंट तक भी 4G आपने पूरी तरह से रोल आउट करने का चांस नहीं दिया है। आपको भी पता है अनफेयर कंपटीशन जो हुआ पिछले कुछ समय में, उससे यूनिनॉर निकल गया, एयरसेल बाहर निकल गया, वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ गया, आरकॉम ब्लीड कर गया। हज़ारों करोड़ रुपए का बैंकों का पैसा, पब्लिक मनी NPA की तरफ चला गया जस्ट बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर में एक अनफेयर कंपटीशन को अलाउ किया गया। इसके साथ एक जयप्रकाश चौधरी जी हैं, उन्होंने मुझे सीधा डिक्लेयर कर दिया कि आई एम ए फुलिश गाय। जब सरकार रेलवे को प्राइवेट कर सकती है तो सब कुछ प्राइवेट कर सकती है। तो चौधरी जी, सबसे पहले तो ये कि हाँ फुलिश है, ज़्यादा समझदार होकर भी क्या फ़ायदा। जो ज़्यादा समझदार हैं उनको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे चलाएं, बाद में बेचना पड़ रहा है। इसके अलावा एक रोहित सिंह जी हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि यार क्या लॉजिक दे रहे हो, बड़े बड़े ज्ञानी बजट बनाते हैं, समझदार लोग IAS लोग बजट बनाते हैं और तुम अलग ही ज्ञान दे रहे हो। तो यार जो लोग बजट बनाते हैं उन्हीं पे ऊपर संदेह है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया है कि बाबू IAS बन गया तो क्या सब कुछ कर लेगा। अच्छा, ये वाला मेरा फेवरेट है। प्रवीण कुमार जी, उन्होंने मुझे पूछा है कि पप्पू का भाई है क्या ये। तो प्रवीण जी, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं पप्पू का भाई नहीं हूँ, ये सौभाग्य सिर्फ आप ही को मिल पाया है। एक आकाश शाह, उन्होंने मुझे कहा है भाई नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस गवर्नमेंट, विच इज़ अ फैक्ट, विच इज़ रियली अ फैक्ट। बट सच्चाई ये है कि हर डिसीजन के पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, हर डिसीजन के पीछे रैशनैलिटी चेक की जाती है, हर डिसीजन के पीछे प्रोज और कॉन्स चेक किए जाते हैं। अच्छा, एक स्वराज सावंत करके उन्होंने मुझसे एक बात कही है कि भाई ये रूल तो कब का हटा दिया, राज्यसभा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यही प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, हम लोग समझते नहीं हैं देश का संविधान क्या है। डॉक्टर सुरभि हैं, उन्होंने मुझे कहा कि 27 के 12 बैंक हो गए और किस सपने में हो। तो डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। जो 27 के 12 बैंक हुए हैं उनके पीछे मर्जर और अमलगमेशन था। ये सारे एक एक्ट के हिस्से थे। इनको करने के पीछे मकसद ये था कि मजबूत बैंक बनाए जाएं, विच इज़ रेशनली पॉसिबल टू जस्टिफाई। ये वाला लास्ट है, एक गौरव श्रीवास्तव है कि भाई 7 साल हो गए, तुमको अब भी लगता है ये गवर्नमेंट डर के स्टेप लेती है। देखो, डर के स्टेप लेना पॉइंट नहीं है, पॉइंट है आप किसी डिसीजन को कितना डिफेंड कर पाओगे। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। आप में से कुछ लोग निश्चित तौर पे घबराए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि भारत के संविधान में सही जगहों पर चेक्स और बैलेंसेस हैं, सही जगहों पर लोगों की जवाबदेही तय है। लोगों को आकर जवाब भी देना पड़ेगा, लोगों को अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक आदमी के पीछे बदल जाएगा। और जो लोग खुश है प्राइवेटाइजेशन से, भगवान आपकी खुशी बरकरार रखे। लेकिन अगर आप प्राइवेटाइजेशन से खुश हैं तो बेसिक इसका एक मतलब ये ज़रूर है कि आप ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए हैं। आप भूल जाइए उस सरकारी बाबू को जिसको लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, लेकिन आप उस सबसे गरीब इंसान को ज़रूर याद रखिए जो आज भी बैंक के अंदर घुसने से पहले अपनी फटी हुई सी, टूटी हुई सी, गंदी सी चप्पल को बाहर उतार के आता है। वो इसके लिए नहीं कि उसकी औकात नहीं है प्राइवेट बैंक में घुसने की, वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार उस तक सही समय पर और सही तरीके से नहीं पहुंच पाई। जय हिंद।